गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज फिर हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं, आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में या इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारे आसपास में जितने लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को हम लोग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। कि द लिविंग कंपोनेंट in our environment are known as biotic and the non-living component are known as abiotic component. Clear? और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम जिसमें बायोटिक और बायोटिक एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड। तो ऐसे इंटरैक्शन को एज वेल एज बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच का इंटरैक्शन, लाइक प्लांट का इंटरैक्शन विथ एयर, वाटर, हर्बीवोर्स का, इंसेक्ट्स का, कार्निवोर्स का इंटरैक्शन विथ एयर, वाटर, सॉइल। इस इंटरैक्टिव सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। क्लियर है कि हम लोग को इन्वायरमेंट में पढ़ना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जिसमें लाइफ हो, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा? जिसमें लाइफ नहीं है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर। क्लियर है? ऑब्वियसली लाइट के वजह से ही अर्थ पे टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर और लाइट दोनों अलग अलग एबायोटिक फैक्टर में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? और अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट का बात करें कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो इसमें हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं एंड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैटेगराइज किए हैं। बायोटिक कंपोनेंट को कैटेगराइज किए हम लोग 3 टाइप में, ठीक है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर एंड तीसरा डिकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट का वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाता है उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। क्लियर? एंड बायोटिक कंपोनेंट का वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए आइदर प्लांट पे डिपेंडेंट है, मतलब हर्बीवोर्स, और किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, मतलब कार्निवोर्स। क्लियर? और या हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ठीक है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, उनको कहा जाता है कंज्यूमर। और जो खुद से अपना खाना बनाता है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। और नेचर में जो बायोटिक कंपोनेंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उनको डिकम्पोज करता है, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। और इसमें आएगा हम लोग का कुछ मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, फंगस, मतलब फंगी जो है, ठीक है, ये लोग डिकम्पोजर हैं। कि बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर आर दोज ऑर्गेनिज्म which can prepare their food by themselves. Consumer are those organisms which are dependent on other organism, that means either on consumer, any other consumer, or on producer, directly on producer. And decomposer, after the death of the organism, उनके बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करने वाले को कहा जाता है डिकम्पोजर, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लियर? तो हम लोग का इकोसिस्टम में 2 तरह का कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड किया गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। क्लियर? और एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग डिवाइड किए हैं किनमें? तो एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और टेम्परेचर। क्योंकि कंज्यूमर हर्बीवोर्स भी हो सकता है, कंज्यूमर कार्निवोर्स भी हो सकता है, और कुछ ऐसे भी कंज्यूमर है जो
कार्निवोर को भी खा सकते हैं, उनको हम लोग टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। इस बेसिस पे हम लोग कंज्यूमर को 3 टाइप में डिवाइड किए। हर्बीवोर्स को कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निवोर को कहा जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप कार्निवोर्स को कहा जाएगा टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है? ठीक है कि कंज्यूमर क्योंकि हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं एंड टॉप कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। तो एक हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी या प्राइमरी को कंज्यूम करने वाला टर्सरी। क्लियर है? ठीक है। हम लोग का जो इकोसिस्टम है उसका कुछ टाइप्स भी है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या समझे? इंटरैक्टिव सिस्टम, एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एज वेल एज बायोटिक दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे इंटरैक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम का कुछ टाइप्स है, जैसे कुछ इकोसिस्टम हम लोग का नेचुरल है और कुछ इकोसिस्टम क्या है? मैनमेड। मैनमेड इकोसिस्टम का अगर बात किया जाए तो यहां पे हम लोग एक्वेरियम ले सकते हैं या फिर पॉन्ड लिया जा सकता है। ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम में यहां पे आ जाएगा रिवर या फिर फॉरेस्ट, एक ट्री, ठीक है, या फिर डेजर्ट। ठीक है। मतलब इकोसिस्टम का 2 टाइप हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो नेचुरली प्रेजेंट है तो नेचुरल, और अगर वो आर्टिफिशियली बनाया गया, इंसान के द्वारा बनाया गया तो मैनमेड या आर्टिफिशियल। क्लियर है? इस नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग एक और टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि जो पानी में रहेगा वो इकोसिस्टम हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम, और जो लैंड पे मिलेगा वो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन आएगा? रिवर, ओशियन। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन आएगा? फॉरेस्ट, ट्री, डेजर्ट। क्लियर है? इकोसिस्टम होने के लिए, किसी भी प्लेस को इकोसिस्टम बनने के लिए वहां पे हम लोग को वो सारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। मतलब वहां पे हम लोग को एयर, वाटर, सॉइल, जैसा पिछला स्लाइड में बताया गया, टेम्परेचर, लाइट, ये सब ऑप्टिमम वे से प्रेजेंट होना चाहिए। और बायोटिक कंपोनेंट में भी वहां पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को 1 डिग्री शो कर सकते हैं हम लोग, या सेकेंडरी कंज्यूमर 2 डिग्री से शो किया जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये सभी प्रेजेंट होंगे तब जाकर के वो प्लेस एक इकोसिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। मतलब इकोसिस्टम का टाइप में पहला आया नेचुरल और दूसरा मैनमेड, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो इकोसिस्टम पानी में है तो एक्वेटिक, और अगर वो लैंड पे है तो टेरेस्ट्रियल। इकोसिस्टम बनने के लिए ये दोनों कंपोनेंट मस्ट है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। क्लियर? एबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट इन ऑप्टिमम वे। क्लियर? अब आ जाते हैं कुछ नए टर्म से कि व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। जैसा हम लोग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर देख चुके हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक फंक्शनल पोजीशन होता है इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लांट का बात करेंगे तो वो ऑलवेज हमारा क्या है? प्रोड्यूसर, विथ सम एक्सेप्शन। ठीक है। अगर हम लोग डियर का बात करेंगे तो वो उनका प्लेस आएगा कंज्यूमर में, उसमें भी प्राइमरी कंज्यूमर। बैक्टीरिया का बात किया जाएगा तो वो डिकम्पोजर में आएगा। क्लियर? या फिर लायन का बात करेंगे तो वो टॉप कंज्यूमर में आएगा, मतलब टर्सरी कंज्यूमर में आ रहा है, या सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है। मतलब ये जो एक पोजीशन है इकोसिस्टम में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक फंक्शनल पोजीशन है, और उस फंक्शनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है? ठीक है। और इस ट्रॉफिक लेवल को जब हम लोग पिरामिड के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसी पिरामिड को कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। कि अगर हम लोग बात करें कि प्लांट जो है किसी एक इकोसिस्टम में, मान लेते हैं हम लोग एक ट्री इकोसिस्टम का बात करें, एक सिंगल ट्री है तो हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बनाए, उस ट्री पे फीड करने वाला काफी सारा, उसमें हम लोग क्या मिलेगा? बर्ड्स मिलेगा। ठीक है। तो बर्ड्स का नंबर उससे हम लोग ज्यादा बना दिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है।
और बर्ड्स के बॉडी पे मिलने वाला ढेर सारा पैरासाइट्स भी मिल सकता है, तो पैरासाइट्स का नंबर बर्ड से भी ज्यादा है। तो यहां पे जो एक पिरामिड बना वो ये हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर ट्री। ठीक है, और ये पिरामिड किस बेसिस पे बना है? तो नंबर के बेसिस पे। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड बनता है। वही अगर हम लोग एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बात करें तो वहां पे हम लोग पेड़ का नंबर देखेंगे ज्यादा होता है। ठीक है, और उससे कम हार्बीवोर्स होगा और हार्बीवोर से कम कार्निवोर्स है और कार्निवोर से भी कम टॉप कार्निवोर होगा। तो यहां पे जो पिरामिड बन रहा है वो ट्रायंगुलर बन रहा है। क्लियर है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो जब ट्रॉफिक लेवल वाइज हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं एक पिरामिड के फॉर्म में, तब उसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड और कैन बी अपराइट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे। अगर हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो ये ट्रायंगुलर या इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग बात करें एनर्जी के बेसिस पे, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम कर रहा है तो आखिरकार क्यों कर रहा है? प्लांट को हार्बीवोर्स कंज्यूम किया, हार्बीवोर्स को कार्निवोर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्टेड हम लोग का चेन बन रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ चेन बन रहा है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है फूड चेन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि फूड चेन क्या है। तो ये एक चेन है जिसमें एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हाईयर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं और उस हाईयर ट्रॉफिक लेवल वाले को भी उससे भी हाई ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे। तो वो जो एक चेन बनेगा उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। समझे? और फूड का इंटेक क्यों करना है लोगों को या ऑर्गेनिज्म को? तो एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी के लिए 10% लॉ क्या स्टेट करता है? जैसे अगर हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड का बात करें कि इकोलॉजिकल पिरामिड को बनाने के लिए हम लोग कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज किए थे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले को बेस में रखना है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला इसके ऊपर आएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल इससे भी ऊपर। अगर हम लोग एनर्जी का बात करें कि एनर्जी को बेसिस बना करके इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार किया जाए तो यहां पे लगता है हमारा 10% लॉ। प्लांट के पास जो एनर्जी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सन से। और जितना सन से एनर्जी आता है इसका केवल ये 1% ही यूज करता है। एंड प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी पास होगा वो केवल 10% एनर्जी जाता है। ठीक है, कि प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी पास हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में यहां पे भी 10% एनर्जी पास होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में भी ओनली 10% एनर्जी पासेस। मतलब ये 10% लॉ इसलिए बनाया गया कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कितना परसेंट होता है उसका एक वैल्यू डिसाइड किया गया। और ये कौन बताए थे? तो लिंडमैन। लिंडमैन स्टेट्स दैट फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल only 10% of energy transfer takes place and rest of the energy 90% of the energy dissipates in the environment और जब एनर्जी को लेकर के इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लांट का 10% ही प्राइमरी में गया है। इस वजह से प्लांट में सबसे ज्यादा एनर्जी है और प्राइमरी कंज्यूमर का 10% ही सेकेंडरी में गया है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी है वो प्लांट से कम है लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर से ज्यादा है। इसलिए यहां पे एक हम लोग का मॉडरेट साइज का बॉक्स बनाया गया। टर्सरी कंज्यूमर में सबसे कम एनर्जी होगा क्योंकि ये सबसे आखिरी ट्रॉफिक लेवल है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है वो। क्लियर? तो यहां पे एक इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार हुआ जिसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। समझे? बिकॉज ऑफ 10% लॉ इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। इसको ध्यान में रखना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी के लिए हमेशा अपराइट होगा, ट्रायंगुलर होगा।
क्योंकि यहां पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, 10% लॉ। इससे रिलेटेड एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है कि सन से अगर 2 × 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है तो प्लांट इसका कितना यूज करने वाला है, तो 2 × 10⁵ जूल, 1% ऑफ दिस वैल्यू। प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में केवल 10%, तो 2 × 10⁴ जूल। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, तो इसका भी 10%, तो 2 × 10⁻³ जूल। और 10% इसमें पास होगा तो 2 × 10⁻² जूल। क्लियर? तो ऐसा हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे डीडीटी का। डीडीटी क्या है, तो एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को किल करने वाला एक केमिकल है। इस डीडीटी को जब वाटर बॉडी में इरिगेशन के थ्रू चला जाता है, ये मतलब कि डीडीटी अगर हम लोग किसी क्रॉप फील्ड में डाले और वहां इरिगेशन किया गया तो पानी के साथ साथ ये डीडीटी वाटर बॉडी में चला गया। वाटर बॉडी में लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, इन सभी में चला गया। तो डीडीटी होता है फैट सॉल्युबल। इसको ध्यान में रखना है कि डीडीटी इज फैट सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंस आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सक्रीट। उसको एक्सक्रीट करना, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि डीडीटी हम लोग का वाटर बॉडी में गया। वाटर बॉडी में कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जिनको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करने वाला कौन है, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन्स को कंज्यूम कौन करता है, तो स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन कंज्यूम करेगा, तो लार्ज फिश। और इन लार्ज फिश को बर्ड्स कंज्यूम कर सकता है। ये जो चेन बना, इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चेन। क्लियर? अब फाइटोप्लैंक्टन जो इस वाटर बॉडी में रह रहा है वो इस डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इसको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। एक जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को जब कंज्यूम करेगा तो इसका डीडीटी इसमें आ गया। और डेफिनेटली एक जूप्लैंक्टन सिंगल फाइटोप्लैंक्टन को तो कंज्यूम नहीं करेगा, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा ही रहेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि एक जूप्लैंक्टन 10 फाइटोप्लैंक्टन को खाया और एक फाइटोप्लैंक्टन सिंगल डीडीटी को ही अब्सॉर्ब किया था, तो जूप्लैंक्टन में टोटल 10 डीडीटी आ गया। सिमिलरली स्मॉल फिश भी अगर ऐसा 10 जूप्लैंक्टन को कंज्यूम किया तो 100 डीडीटी आ गया स्मॉल फिश में। लार्ज फिश ऐसा 10 स्मॉल फिश को कंज्यूम किया तो लार्ज फिश में ऐसा 1000 डीडीटी यूनिट्स आ गया। और बर्ड जो है वो ऐसा 2 लार्ज फिश को ही खाया तो इसका बॉडी में 2000 डीडीटी आ गया। इंक्रीजिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस कंसंट्रेशन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज टर्म्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ट्रॉफिक लेवल वाइज ट्रॉफिक लेवल हर बार उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाए, तो इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि बर्ड का पॉपुलेशन एक वाटर बॉडी के नजदीक में काफी ज्यादा शार्पली डिक्लाइन कर रहा है, इसका पॉसिबल रीजन क्या होगा? इसका पॉसिबल रीजन है यही बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी, क्योंकि डीडीटी जो है वो बर्ड के बॉडी में जाकर के एग शेल का फॉर्मेशन प्रॉपर वे से नहीं होने देता है। एज अ रिजल्ट बर्ड का एग शेल थिन हो गया एंड थिन होने की वजह से जब वो बर्ड एग ले करेगा तो उसका प्री मैच्योर हैचिंग होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्ड का पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हो सकता है। बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंस। क्लियर है? ठीक है कि बर्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होना, इसका रीजन क्या है? तो डीडीटी। डीडीटी एक सेल का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, एक सेल का फॉर्मेशन को डिस्ट्रक्ट करेगा, इसको रोक देगा, जिस वजह से थिन हो गया वो, और प्री मैच्योर हैचिंग की वजह से बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है?
तो इसके लिए ओजोन का फॉर्मूला आप लोग को तो मालूम ही होगा, O3। और ये ओजोन लेयर हम लोग का स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का लेयर है उसका थिकनेस ऐसा कुछ हम लोग ले लेते हैं कि इतना ओजोन है पूरा। और एक कूलिंग एजेंट होता है, इसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका फॉर्मूला है CFCl3। ठीक है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो एज अ कूलेंट काम करता है इन आवर रेफ्रिजरेटर्स एंड AC। ये CFC इन्वायरमेंट में जाएगा, आउटर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहुंचा और वहां जाकर के क्लोरीन रेडिकल रिलीज करता है। जैसा कि आप यहां रिएक्शन से देख सकते हैं कि क्लोरीन रेडिकल रिलीज हुआ। एक और बार ये CFCl2 को UV रेस के वजह से क्लोरीन रेडिकल रिलीज करना पड़ा। क्लोरीन रेडिकल ओजोन लेयर के पास पहुंच करके यहां रिएक्शन करेगा, Cl रेडिकल O3 के साथ रिएक्ट करेगा और ClO बनाएगा, विच इज हाईली अनस्टेबल। एंड जो हाईली अनस्टेबल होते हैं वो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब ClO वो एक दूसरे O3 के साथ रिएक्ट किया, दूसरे O3 के साथ रिएक्ट करके Cl और 2O2 रिलीज बनाएगा। मतलब यहां पे क्लोरीन जो है वो उस रिएक्शन में यूज ही नहीं हुआ। क्लोरीन एक्ट्स एज कैटलिस्ट, क्लोरीन रेडिकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO प्लस O2 बनाया। नाउ ClO अगेन कंबाइन विद अदर ओजोन लेयर, ओजोन मॉलिक्यूल, और उस वजह से यहां पे क्या बना, क्लोरीन रेडिकल, और फिर हम लोग का 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। तो क्लोरीन रेडिकल तो फिर से वहीं पे आ गया जहां से ये शुरू किया था। तो ये क्लोरीन एक्ट्स एज कैटलिस्ट और जो कंटिन्यूअसली ओजोन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ओजोन का थिकनेस कम होते जा रहा है। जितना इसका लेयर था उसका थिकनेस कम होगा, एंड ये इसका थिकनेस कम होने को ही हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। क्लियर? ओजोन डिप्लीशन के लिए जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस उसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच एक्ट्स एज कूलेंट इन आवर रेफ्रिजरेटर एंड AC। इस वजह से CFC के यूज को आज के डेट में बैन कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जो वेस्टेज कलेक्ट होते हैं हमारे होम, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में, उनको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब those wastage which can be easily decomposed by microorganism, and non-biodegradable substances means which are not decomposed by microorganism like bacteria and fungi। तो सबसे पहला काम इनको सॉर्ट करना, इनको अलग अलग कर लेना। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर बनवा सकते हैं। कैसे? तो बाय इट्स डिकम्पोजिशन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हम लोग क्या करेंगे, इसको 3R प्रिंसिपल से, 3R प्रिंसिपल से क्या करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। 3R का मतलब क्या है? रिकवर, रीयूज एंड रिसाइकल। जो सब्सटेंस दोबारा साइक्लिंग किया जा सकता है, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और दोबारा हमारा रिकवर उससे निकाला जा सकता है। उन 3R प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इसको मैनेज कर सकते हैं। हम लोग इससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में सबसे जो मेन है वो है प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स, जिसको हम लोग बस यही 3R प्रिंसिपल से मैनेज कर सकते हैं। उससे हम लोग छुटकारा, ठीक है, इरेडिकेट हम लोग नहीं कर सकते, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सेपरेट करना, बायोडिग्रेडेबल को एज अ मैन्योर जैसा यूज करना और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को 3R प्रिंसिपल से मैनेज करना, यह हम लोग कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है और चैप्टर हमारा वो भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट डे आपसे दोबारा मुलाकात होगा
एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।